नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इस चैनल पर लाता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवेल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो इसी नोट पे दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ विमल का इंसाफ नॉवल का पार्ट 2। इसका पहला पार्ट ऊपर आपको आई बटन के लिंक से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं विमल का इंसाफ नॉवल का पार्ट 2। घोरपड़े ने स्वीट नंबर 412 में कदम रखा। अपने बॉस की लाश पर निगाह पड़ते ही उसके छक्के छूट गए। उसने फौरन वहाँ से कूच कर जाने में ही अपना कल्याण समझा, लेकिन जो उसने समझा वो हो न सका। मोहम्मद सुलेमान ने कंपनी के प्यादों के इंचार्ज को डोगरा की बाबत हुक्म दिया था और उसने किसी को होटल नटराज भेजने से पहले वहाँ फ़ोन करके वहाँ की सिक्योरिटी इंचार्ज को, जो कि उसका दोस्त था, डोगरा के स्वीट में जाने के लिए कहा था। नटराज का सिक्योरिटी इंचार्ज अपने एक मातहत के साथ डोगरा के स्वीट में तब पहुँचा था जबकि घोरपड़े अभी भीतर ही था। उसने फर्श पर पड़ी डोगरा की लाश को देखा, वहाँ से खिसक जाने को आमादा घोरपड़े को देखा और फ़ौरन 2 में 2 जोड़कर जवाब 36 निकाल लिया। उसने घोरपड़े को दबोच लिया। वो खुश था कि उसने हत्यारे को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस भी कम खुश नहीं थी कि कत्ल की खबर के साथ साथ हत्यारा भी उनकी गिरफ्त में था, लेकिन उनकी वो खुशी ज़्यादा देर टिकी न रह सकी। जल्दी ही उनकी समझ में आ गया कि घोरपड़े डोगरा का हत्यारा नहीं था। ये समझ पुलिस को घोरपड़े की दाद फरियाद की वजह से नहीं आई। ये समझ उन्हें फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की इस रिपोर्ट से आई कि लाश के पास जो रिवॉल्वर बरामद हुई थी और बैलिस्टिक एक्सपर्ट जिसके मर्डर वेपन होने की तस्दीक कर चुका था, उस पर से बरामद उंगलियों के स्पष्ट निशान घोरपड़े के नहीं थे। लेकिन पुलिस ने घोरपड़े को रिहा फिर भी नहीं किया। पुलिस जानती जो थी कि वो कमाटीपुरे का मशहूर दादा था और एक बार जेल की हवा भी खा चुका था। पुलिस ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि ज़रूर गोली चलाने वाला उसी का कोई संगी साथी था। पुलिस के दबाव के नीचे पिसते घोरपड़े ने उन्हें विमल की कहानी तो सुनाई, लेकिन उस पर न तो पुलिस को विश्वास हुआ और न ठीक से उनके पल्ले कुछ पड़ा कि आखिर घोरपड़े कहना क्या चाह रहा था। अपने मुखबिरों से पुलिस को डोगरा की हकीकत मालूम हुई। उन्हें मालूम हुआ कि डोगरा बकिया के गैंग का एक ओहदेदार था और ढका छुपा गैंगस्टर था। फायर आर्म के रिकॉर्ड की तहकीकात से उन्हें यह भी मालूम हुआ कि जिस रिवॉल्वर से डोगरा का कत्ल हुआ था वो उसकी अपनी ही थी, यानी कि किसी ने डोगरा की ही रिवॉल्वर छीनकर उसे उससे शूट कर दिया था। ये काम किसी दादा या मवाली का ही हो सकता था। इस जानकारी ने पुलिस को अपने रिकॉर्ड में मौजूद उन मुजरिमों की उंगलियों के निशानों को टटोलने पर प्रेरित किया जो कभी पकड़े नहीं गए थे, या जो पकड़े जाने के बाद फरार हो गए थे या सजा काटकर रिहा हो गए थे। पुलिस हेडक्वार्टर की लेबोरेटरी में रिवॉल्वर पर से उठाए गए उंगलियों के निशानों के रिकॉर्ड में मौजूद वैसे निशानों से मिलान का दुरूह कार्य आरंभ हो गया। मोहम्मद सुलेमान को डोगरा के कत्ल की तस्दीक हो गई तो उसने फ़ौरन कंपनी के प्यादों के इंचार्ज को अपने स्वीट में तलब किया। प्यादों के इंचार्ज का नाम दंडवते था। वो एक दुर्दांत हत्यारा था जो दर्जनों की तादाद में खून कर चुका था और करवा चुका था। कंपनी में उसका रुतबा डोगरा और शांतिलाल जैसे ओहदेदारों के बराबर का माना जाता था। तुम सोहल के नाम से वाकिफ हो? सुलेमान ने पूछा। वो खतरनाक डकैत, दंडवते बोला। सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल, जो कई नामों से जाना जाता था, अभी भी जाना जाता है, लेकिन वो तो मर चुका है। राजनगर में एक मामूली मवाली ने उसकी छाती में छुरा घोंपकर उसकी जान ले ली थी। वो जिंदा है और इसी शहर में है। जी? दंडवते, उसे तलाश करो। उसकी तलाश में बम्बई का चप्पा चप्पा छान मारो। समझ लो आज की तारीख में इससे अहम काम तुम्हारे लिए कोई नहीं। जी सुलेमान साहब, ध्यान रखना उसके कई नामों के अलावा उसके रूप भी कई हैं। मैं उसके सब रूप पहचान लूँगा, दंडवते विश्वासपूर्ण स्वर में बोला। मुझे मालूम है पहले वो सरदार हुआ करता था, लेकिन अब वो दाढ़ी मूछ मुंडवा चुका है। अखबार में उसकी दाढ़ी मूछ और क्लीन शेव दोनों सूरतें छप चुकी हैं। गुड, लेकिन साहब अब क्या है? डोगरा के कत्ल के इल्ज़ाम में तो घोरपड़े गिरफ्तार है। वो कौन है? घोरपड़े डोगरा का लेफ्टिनेंट था। उसे अभी गिरफ्तार ही रहने दो। ये छोटी मोटी जहमतों की तरफ तवज्जो देने का वक्त नहीं, और फिर अगर वो बेगुनाह है तो हमारे कुछ किए बिना भी छूट जाएगा। चंद रोज़ एड़ियाँ रगड़ने दो उसे जेल में, उसके बारे में फिर सोचा जाएगा। समझ गए? जी सुलेमान साहब। काश दंडवते को मालूम होता कि जिस शख्स की तलाश में वो मुंबई का चप्पा चप्पा छनवाने जा रहा था वो उस वक्त उसी होटल में सुलेमान की स्वीट वाली मंजिल से 5 मंजिल ऊपर मौजूद था। विमल और नीलम होटल की 8वीं मंजिल पर स्थित अपने स्वीट में निर्विघ्न पहुंच चुके थे। अपना हिप्पी परिधान उन्होंने पीटर परेरा से हथियार टैक्सी में, जो कि जुहू बीच पर कहीं एक स्थान पर छुपी खड़ी थी, रख छोड़ा था।
अपने स्वीट की बालकनी में से विमल को आयरन गेट से लेकर लॉबी तक का अर्धवृत्ताकार ड्राइववे साफ दिखाई दे रहा था। उस ड्राइववे की पूरी लंबाई में ऊंचे खंभों पर लगे रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे। उन्हीं झंडों में बहुत जल्द एक सफ़ेद झंडा दिखाई देने की अपेक्षा विमल कर रहा था। विमल को तुरंत अपनी बात मान ली जाने की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन उसकी मांगी रकम इतनी मामूली थी कि वो सोचता था कि शायद उसकी बात मान भी ली जाए। वो जानता था कि अब तक डोगरा की मौत की खबर कंपनी में हर किसी को लग चुकी होगी और बम्बई शहर के चप्पे चप्पे में उसकी तलाश शुरू करवाई जा चुकी होगी। विमल का होटल सी व्यू में मौजूद होना चिराग तले अंधेरा वाली कहावत को चरितार्थ करता था। होटल सी व्यू जुहू बीच पर स्थित 5 स्टार डिलक्स रेटिंग वाला 18 मंजिला होटल था और वो राज बहादुर बखिया उर्फ काले पहाड़ के यूरोप अमेरिका तक फैले हुए एम्पायर का हेडक्वार्टर था। होटल की दूसरी से 5वीं मंजिल तक के तमाम कमरे बखिया के एम्पायर के अत्यंत महत्वपूर्ण लोगों के लिए सुरक्षित थे। उन 4 मंजिलों पर किसी अनधिकृत व्यक्ति के कदम पड़ पाना असंभव था। अलबत्ता बाकी मंजिलों पर विधिवत रूप से आधुनिक 5 स्टार होटल चलता था। रईस मेहमान आते थे, होटल की शानदार सर्विस का आनंद उठाते थे और चले जाते थे, लेकिन आज तक किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई थी कि वो होटल किसी माफिया स्टाइल संस्था का हेडक्वार्टर था। किसी को कभी ये पता तक नहीं लगा था कि होटल की दूसरी और 5वीं मंजिल के बीच की 4 मंजिलों में और बाकी मंजिलों में कोई फ़र्क था। काले पहाड़ की बादशाहत एकदम माफिया स्टाइल से चलती थी, लेकिन वहाँ माफिया का नाम इस्तेमाल नहीं किया जाता था, ना ही उसे माफिया स्टाइल ऑर्गेनाइजेशन, सिंडिकेट या आउटफिट जैसे फैंसी नामों से पुकारा जाता था। काले पहाड़ की ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कहलाती थी। किसी भी संदर्भ में स्मगलरों, गैंगस्टरों और गुंडे बदमाशों को उस गिरोह का जिक्र आता था तो उसे कंपनी के नाम से पुकारा जाता था। कंपनी के उस हेडक्वार्टर को अस्तित्व में आए 3 साल से अधिक हो गए थे, लेकिन हाल ही में विमल के वहाँ पांव पड़ने से पहले तक वहाँ ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जो वहाँ के इंतहाई इज्जतदार माहौल की सफ़ेद चादर पर कोई हल्का सा बदनुमा दाग छोड़ पाती। डोगरा का कत्ल करने की कोशिश में जो कोहराम हाल में विमल ने वहाँ मचाया था, उसको अगर गिनती में ना लाया जाता तो कभी कोई गलत निगाह या इल्ज़ाम लगाती उंगली तक होटल सी व्यू की तरफ नहीं उठी थी। कभी वहाँ कोई संदिग्ध चरित्र का व्यक्ति दाखिल होता या वहाँ से निकलता हुआ नहीं देखा गया था। वहाँ कभी पुलिस के कदम नहीं पड़े थे। होटल के तहखाने से एक सुरंग वहाँ से कोई 2 फलांग दूर स्थित एक अन्य इमारत तक जाती थी, जो कि कंपनी की ही प्रॉपर्टी थी। कभी कोई इमरजेंसी आ जाने पर वो रास्ता बाखूबी इस्तेमाल किया जा सकता था। कंपनी से संबंधित जो लोग होटल के 5 स्टार सेटअप में खप पाने लायक पर्सनैलिटी नहीं रखते थे, उनका वहाँ आना जाना उसी रास्ते से होता था। कंपनी का कोई बड़ा आदमी अगर फिर भी पुलिस या CID की निगाहों में आ जाता था तो उसे फ़ौरन आदेश दिया जाता था कि वो अपना होटल का स्वीट खाली कर दे और कहीं और जाकर रहे। डोगरा को मिला वैसा ही आदेश पिछली रात उसकी मौत का कारण बना था। नीलम उस वक्त टॉयलेट में थी और विमल बालकनी में एक इजी चेयर पर अधलेटा सा बैठा धुआंधार रफ्तार से गुजरी अपनी हाल की ज़िंदगी को रिव्यू करने की कोशिश कर रहा था। राजनगर में सुनील की मेहरबानी से वो मौत के मुंह का निवाला बनने से बच गया था और नीलम उसे अपने साथ चंडीगढ़ ले आई थी, तो उसकी ज़िंदगी के 2 महीने यूँ चंडीगढ़ में नीलम के साथ गुजरे थे जैसे वक्त ठहर गया था। लेकिन उसके बाद सुरजीत की तलाश की खातिर जब वे चंडीगढ़ से निकलकर इलाहाबाद पहुंचे तो हालात ने ऐसी तेज़ी से करवटें बदली, वक्त ने ऐसे तूफ़ानी रफ्तार पकड़ी कि विमल झंझावात में फंसे तिनके की तरह उड़ता चला गया। वक्त ने जैसे 2 महीने की अपनी सुस्त रफ्तार की मुकम्मल कसर पूरी कर ली। चंडीगढ़ में नीलम के सामने उसके मुंह से निकल गया कि उसकी आने वाली ज़िंदगी में उसकी सलामती इस बात पर निर्भर करती थी कि विमल को प्लास्टिक सर्जरी द्वारा नया चेहरा हासिल हो जाता। स्लेटर नाम के जिस डॉक्टर से उसे नया चेहरा हासिल हो सकता था, उसकी ऐसी सेवाओं की फ़ीस 5 लाख रुपए थी, जबकि विमल के पल्ले एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वो रकम उसके लिए नीलम ने मुहैया की, अपना मकान बेचकर, अपने जेवर बेचकर, बैंक से अपना फिक्स डिपॉजिट निकलवा कर। फिर विमल अपनी हरजाई बीवी की तलाश में उसे उसके कुकर्मों की सज़ा देने की नीयत से नीलम के साथ चंडीगढ़ से निकला और इलाहाबाद पहुंचा। इलाहाबाद से सुरजीत और उसका यार ज्ञान प्रकाश डोगरा दोनों गायब थे और एरिक जॉनसन नामक वो कंपनी बंद हो चुकी थी जिसका तब डोगरा मैनेजर था, जबकि वो सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल वहाँ अकाउंटेंट की नौकरी करता था। किसी प्रकार विमल बनारसी नामक उस व्यक्ति तक पहुंचा जो कभी एरिक जॉनसन में चपरासी हुआ करता था और विमल को इलाहाबाद में 2 साल की जेल करवाने में जिसकी झूठी गवाही का बड़ा भारी हाथ था। तब बनारसी से ही उसे मालूम हुआ कि प्रत्यक्ष हाथी दांत और पीतल की फैंसी आइटम एक्सपोर्ट्स करने वाली एरिक जॉनसन कंपनी वास्तव में नारकोटिक्स की स्मगलिंग का अड्डा था और डोगरा स्मगलरों के एक बहुत बड़े गैंग का एक मामूली पुर्जा था। बनारसी से उसे सिर्फ इतना मालूम हुआ कि कंपनी बंद होने के बाद सुरजीत डोगरा के साथ ही इलाहाबाद से विदा हुई थी। उस जानकारी का विमल ने बनारसी को ये इनाम दिया कि उसने उसकी जान न ली।
गोली से उसका एक घुटना फोड़कर उसने बनारसी को सिर्फ लंगड़ा बनारसी बनाया। आम नामक फल का शौकीन जो था वो। फिर सुरजीत की एक सहेली से उन्हें ये मालूम हुआ कि सुरजीत बम्बई में थी। वे बम्बई पहुंचे। वहाँ उन्होंने सुरजीत को बांद्रा के एक फैशनेबल फ्लैट में अकेले रहते पाया। डोगरा वहाँ नहीं था। सुरजीत ने ही बताया कि डोगरा उससे उकता चुका था। वो अब कतई उसके पास नहीं आता था। उसने यारी का सिर्फ इतना फ़र्ज़ निभाया था कि उसने सुरजीत को एक ऐश्वर्यशाली फ्लैट दे दिया था और हर पहली तारीख को वो उसे खर्चे पाने के लिए 2000 रुपये भिजवा दिया करता था। विमल वहाँ अपनी बेवफा और हरजाई बीवी का कत्ल करने आया था। उसके कुकर्मों के बदले में विमल उसे मौत की सज़ा देने आया था, लेकिन विमल ने ऐसा नहीं किया। उसकी जगह उसने अपनी बीवी को इतना जलील किया कि अगर उस जलालत की जगह उसे मौत की सज़ा मिलती तो वो कई दर्जे कम होती। उसने उसी रात पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। सुरजीत कौर ने साबित कर दिया कि वो बेवफा थी, लेकिन बेहया नहीं थी। उसने विमल की जान बख्शी कबूल नहीं की। उसने अपनी जान खुद ले ली। उसने साबित करके दिखाया कि वो हार कर भी जीत गई थी और विमल जीत कर भी हार गया था। उन्होंने सुरजीत की लाश को रेफ्रिजरेटर में बंद करके रेफ्रिजरेटर समुद्र में फेंक दिया। पहली तारीख को विमल ने सखाराम चित्रे नामक उस आदमी को धर दबोचा जो सुरजीत को 2000 रुपये की माहवारी पहुंचाने के लिए उसके फ्लैट पर पहुंचा था। सखाराम चित्रे के माध्यम से वो उसके बॉस रुस्तम भाई अंधेरीवाला तक पहुंचा, जो कि अंधेरी की न्यू बॉम्बे टूरिस्ट टैक्सी सर्विस का मालिक था। रुस्तम भाई से उसे मालूम हुआ कि डोगरा बम्बई के अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह राज बहादुर बखिया उर्फ काला पहाड़ के गैंग का एक महत्वपूर्ण आदमी बन चुका था। अस्थायी तौर पर काले पहाड़ की कंपनी के नाम से जानी जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर होटल सी व्यू की दूसरी मंजिल के एक स्वीट में रहता था। रुस्तम भाई ने विमल से वादा करके भी कि वो विमल की बाबत डोगरा को आगाह नहीं करेगा, उसने वादा खिलाफी की और डोगरा को विमल के अपने पास आगमन के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने उसे ये भी बताया कि विमल सुरजीत का पहले ही कत्ल कर चुका था और अब वो फिराक में था डोगरा के कत्ल की और उन 50,000 रुपये की जिन्हें इलाहाबाद में डोगरा डकार गया था, लेकिन जिनके गबन के इल्ज़ाम में जेल की हवा सोहल को खानी पड़ी थी। विमल और नीलम होटल सी व्यू पहुँचे और उसकी 8वीं मंजिल पर स्थित स्वीट नंबर 805 में बुक हो गए। वहाँ थोड़ी सी कोशिश से ही विमल ने इस बात की तस्दीक कर ली कि डोगरा वहीं रहता था। एक रात को विमल ने होटल के पहलू में खड़ी एक कार को आग लगा दी। उसे उम्मीद थी कि उस आग से मचे कोहराम की वजह से डोगरा अपने स्वीट की बालकनी पर प्रकट होगा और वो बड़ी सहूलियत से उसे शूट कर देगा। ऐसा हुआ भी, लेकिन डोगरा बाल बाल बचा। विमल द्वारा उसकी बालकनी पर बरसाई गई गोलियों में उसे एक भी नहीं लगी, लेकिन उस आक्रमण से वो इतना बौखलाया कि वो मदद हासिल करने की नीयत से कंपनी के अपने से ऊंचे ओहदेदार मोहम्मद सुलेमान की शरण में पहुंच गया। उसने सारा वाकया सुलेमान के सामने बयान किया। सुलेमान का जो जवाब उसे मिला उसने उसकी दुश्वारियों को दोबाला कर दिया। सुलेमान ने कहा कि सोहल से डोगरा की अदावत डोगरा का ज़ाती मामला था जिसे वो खुद भुगते। इस बाबत कंपनी की कोई मदद उसे मुहैया नहीं कराई जा सकती थी, और ये कि क्योंकि उसकी वजह से कंपनी के इज्जतदार होटल पर गोलियां बरसने की नौबत आई थी, इसलिए जब तक वो सोहल से अपनी अदावत का कोई आर या पार जैसा निपटारा नहीं कर लेता तब तक के लिए वो होटल का अपना स्वीट खाली कर दे। उसी रोज आधी रात को विमल 8वीं मंजिल की अपनी बालकनी से एक रस्सी के सहारे नीचे दूसरी मंजिल की एक बालकनी पर उतरा। वो बालकनी डोगरा जैसे ही कंपनी के अन्य ओहदेदार शांतिलाल के स्वीट की थी, जो कि उस वक्त अपने बेडरूम में सिल्विया नामक कंपनी की एक हॉस्टेस के साथ लिपटा सोया पड़ा था। सिल्विया की सहायता से विमल डोगरा के स्वीट तक पहुंचा, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार गई। स्वीट खाली पड़ा था। मोहम्मद सुलेमान के आदेश के तहत डोगरा वहां से पहले ही कूच कर गया हुआ था। विमल रस्सी के सहारे ही वापस लौटा, लेकिन सिल्विया की धोखेबाजी की वजह से कंपनी के प्यादों को उसकी खबर लग गई। बड़ी कठिनाई से वो अपनी बालकनी तक पहुंच पाया। प्यादे उसकी स्वीट में भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने विमल और नीलम को संपूर्ण नग्नावस्था में पलंग पर एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता हुए सोए पड़े पाया। यही समझा गया कि चंडीगढ़ से हनीमून के लिए वहां आए उस नवविवाहित जोड़े को अपनी मधोशी में दरवाज़ा भीतर से बंद करने का ख्याल नहीं रहा था। चोर चुपचाप उनकी बालकनी में पहुंच गया था और रस्सी के सहारे नीचे शांतिलाल की बालकनी में पहुंच गया था और उसी रस्सी के सहारे नीचे शांतिलाल की बालकनी में उतर गया था। विमल पकड़े जाने से बाल बाल बचा। कंपनी की छत्र छाया से बेपनाह होकर डोगरा होटल नटराज में पहुंचा। उसका कोई अता पता हासिल करने की नीयत से विमल और नीलम डोगरा के लेफ्टिनेंट घोरपड़े के पीछे पड़े। वो कमाटीपुरे में घोरपड़े के घर पहुंचे। वहां विमल ने अपने आप को सुलेमान साहब का खास आदमी कालीचरण और नीलम को कंपनी की होस्टेस रोजी बताया, जो कि घोरपड़े का इनाम हो सकती थी उस सूरत में जबकि वो ये बताने में कामयाब हो जाता कि डोगरा कहाँ था। विमल ने उसे कहा कि डोगरा का कंपनी से पत्ता कट चुका था, होटल से उसे निकाला जा चुका था।
उसको खलास किए जाने का हुक्म हो चुका था और उसकी जगह लेने के लिए कोई मुनासिब आदमी भी तलाश किया जा रहा था, जो कि खुद घोरपड़े भी हो सकता था। घोरपड़े फूलकर कुप्पा हो गया। उसने बताया कि उसे डोगरा का पता तो नहीं मालूम था, लेकिन एक जगह से उसका पता जाना जा सकता था। वो जगह सायन में स्थित मिसेस पिंटो का वेश्यालय थी। बकौल घोरपड़े डोगरा पक्का औरत खोर था। औरत के बिना वो एक दिन भी नहीं रह सकता था। वो जहाँ भी होगा, मिसेस पिंटो के वेश्यालय से उसने अपने लिए कोई कॉलगल जरूर तलब की होगी, यानी कि उसने मिसेस पिंटो को ज़रूर बताया होगा कि उसके लिए कॉलगल उसने कहाँ भेजनी थी। वे सायन पहुँचे। वहाँ घोरपड़े ने जबरन मिसेस पिंटो से कबूलवा लिया कि उसने संध्या नामक एक कॉलगल को डोगरा के पास मेरिन ड्राइव पर स्थित नटराज होटल के स्वीट नंबर 412 में भेजा था। घोरपड़े को मिसेस पिंटो की छाती पर बिठाकर, ताकि वो डोगरा को खबरदार न कर सके, विमल होटल नटराज पहुंचा। वहां विमल ने पहले डोगरा के साथ मौजूद कॉलगल को वहां से विदा किया और फिर डोगरा का कत्ल कर दिया। डोगरा की जेब से केवल 500 रुपये बरामद हुए, यानी कि अब कंपनी उसके 47,500 रुपये की कर्जाई थी, जो कि हर हाल में उसने कंपनी से वसूल करने थे। यहाँ तक की कहानी जानने के लिए कृपया हारजीत नॉवल का ऑडियो बुक सुने। यही विमल का बदला था, यही विमल का इंसाफ था। वाहिगुरु सच्चे पातशाह, उसके मुंह से निकला, तेरे रंग न्यारे। उसने सामने टेबल पर पड़ा उस रोज का अखबार उठा लिया। अखबार में छपी एक खबर ने विमल का ध्यान विशेष रूप से अपनी ओर आकर्षित किया। खबर की सुर्खी थी, शिवाजी राव के मुकदमे का फैसला कल। विमल ने जल्दी जल्दी सारी खबर पढ़ी। उस खबर के अनुसार शिवाजी राव पर शांताराम नामक एक स्मगलर तथा उसके सारे परिवार के कत्ल का इल्जाम था, जिनका कि कल अदालत में फैसला सुनाया जाने वाला था। अखबार में इस बात का स्पष्ट संकेत था कि शिवाजी राव बखिया के गैंग का एक महत्वपूर्ण आदमी था। कत्ल के बारे में अखबार में सिर्फ इतना छपा था कि कोई 4 महीने पहले शांताराम, उसकी बीवी और उसके 4 बच्चों को किसी ने उनके फ्लैट में मौत के घाट उतार दिया था और बाद में चश्मदीद गवाहों की शहादत के बिना पर शिवाजी राव को गिरफ्तार किया गया था। कुछ सोचकर विमल अपने स्थान से उठा और भीतर पहुंचा। वो कपड़े बदलने लगा। तभी नीलम टॉयलेट से बाहर निकली। नीलम को बड़ी कठिनाई से वहीं रहने के लिए तैयार करके वो होटल से निकला। वो अखबार के दफ्तर में पहुंचा। वहाँ की मोर्ग में जाकर उसने शांताराम और उसके परिवार के कत्ल की बाबत पिछले 4 महीनों के अखबार टटोलने आरंभ किए। 2 घंटे वो उसी काम में लगा रहा। अंत में जब वो मोर्ग से निकला तो उसकी धारणा यही थी कि शिवाजी राव को वो सज़ा नहीं होने वाली थी जिसका कि वो हकदार था। उसके खिलाफ जितने चश्मदीद गवाह थे वे या तो अदालत में अपने पुलिस को दिए बयान से फिर गए थे, या उन्होंने कैसा भी कोई बयान अदालत में देने से इनकार कर दिया था, और या वे बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से गायब हो गए थे। वैसे शिवाजी राव के खिलाफ गवाहों की कमी नहीं थी। उसने दिन दहाड़े सरेआम शांताराम और उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था और उसकी उस करतूत को दर्जनों लोगों ने आंख फाड़ फाड़ कर देखा था। उस भारी जुल्म के खिलाफत में हर किसी ने शिवाजी राव के खिलाफ गवाही दी थी, लेकिन तब किसी को ये नहीं मालूम था कि शिवाजी राव कंपनी का आदमी था और शांताराम का जो हर्ष हुआ था वो काले पहाड़ के इशारे पर हुआ था। शांताराम और उसके 4 भाई स्मगलिंग का स्वतंत्र धंधा खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बखिया को गवारा नहीं था। वह हत्याकांड शांताराम के 4 भाइयों के लिए सबक था कि वे बखिया के खिलाफ सिर उठाने की या उससे बाहर जाने की हिम्मत ना करें। अखबार के दफ्तर से निकलने से पहले ही विमल अपना अगला कदम निर्धारित कर चुका था। अब उसे कुछ खास साजो सामान की जरूरत थी और उसे हासिल करने के लिए फिलहाल उसके पास बहुत वक्त था। शाम को पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस के फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को फिंगरप्रिंट्स के मिलान के अपने दुरूह काम में कामयाबी हासिल हो गई। डोगरा के कत्ल के केस की तफ्तीश करते पुलिस इंस्पेक्टर को, जिसका नाम काशीनाथ था, जब उसने बताया कि घटनास्थल से बरामद हुई रिवॉल्वर पर किसकी उंगलियों के निशान थे, तो एक बारगी तो इंस्पेक्टर को अपने कानों पर विश्वास न हुआ। बकौल फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट वे निशान 7 राज्यों में घोषित इश्तहारी मुजरिम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल उर्फ विमल कुमार खन्ना उर्फ गिरीश माथुर उर्फ बसंत कुमार मोटर मैकेनिक उर्फ नितिन मेहता के थे। खुद बम्बई पुलिस को लेडी शांता गोकुलदास के कत्ल के इल्जाम में विमल की तलाश थी। फिंगरप्रिंट की शिनाख्त में तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? इंस्पेक्टर काशीनाथ ने पूछा। सवाल ही पैदा नहीं होता है इंस्पेक्टर साहब, एक्सपर्ट तनिक आध भाव से बोला। पहले ऐसी गलती हुई है जो अब होगी? उम्र गुजर गई है मेरी यही काम करते करते। इंस्पेक्टर खामोश हो गया। फिर उसने घोरपड़े को तलब किया। लॉकअप से निकालकर घोरपड़े को इंस्पेक्टर के सामने पेश किया गया। घोरपड़े, इंस्पेक्टर कर्कश स्वर में बोला, तुम्हारी जानकारी के लिए पुलिस को तुम्हारे उस साथी की खबर लग गई है जिसने तुम्हारी मौजूदगी में डोगरा का खून किया था और जो तुमसे पहले भाग निकलने में कामयाब हो गया था। मेरा कोई साथी नहीं है इंस्पेक्टर साहब, घोरपड़े परेशान हाल स्वर में बोला। मैं 100 बार 1000 बार कह चुका हूँ कि कत्ल के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तुम सब कुछ जानते हो, इंस्पेक्टर गर्जा।
तुम अपने साथी के बारे में इसलिए कुछ नहीं कह रहे हो क्योंकि वो बहुत खतरनाक इश्तेहारी मुजरिम है और तुम्हें डर है कि उसके खिलाफ जुबान खोलने पर कहीं वो तुम्हें खत्म ना कर दे। मेरा कोई साथी नहीं है। तुम्हारा साथी है। सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल तुम्हारा साथी है। क्या? सोहल तुम्हारा साथी है या तुम सोहल के साथी हो? डोगरा का कत्ल सोहल ने किया है? हाँ। घोरपड़े खामोश हो गया। तो कथित कालीचरण वास्तव में सोहल था। वो सोहल के हाथों बेवकूफ़ बना था। जिस आदमी की तलाश में वो बम्बई का चप्पा चप्पा छनवा रहा था वो खुद उसके पास आ गया था और उसने उसे पहचाना नहीं था। अगर वो कालीचरण को पहचान लेता, उसने बड़े हसरत भरे ढंग से गर्दन हिलाई कि वो सोहल था और उसका कमाठेपुरे में ही तिया पांचा एक कर देता तो ये उसकी ज़िंदगी की कितनी बड़ी घटना होती। घोरपड़े, इंस्पेक्टर बोला, जल्दी बोलो, तुम सोहल के बारे में क्या जानते हो? घोरपड़े ने उत्तर ना दिया। उसने यूं जाहिर किया जैसे इंस्पेक्टर का सवाल उसने सुना ही ना हो। इंस्पेक्टर काफ़ी देर उसके साथ बकता झकता रहा, लेकिन कोई नतीजा हाथ न लगता पाकर उसने उसे वापस लॉकअप में भेज दिया। घोरपड़े अभी भी अपने जहन पर कालीचरण का अक्स उभारने की कोशिश कर रहा था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना खतरनाक इश्तेहारी मुजरिम अभी कल उसके इतने करीब बैठा था कि वो बड़े इत्मीनान से हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन मरोड़ सकता था। एक बार यहाँ से छूट जाऊँ सही, वो दांत पीसता हुआ बुदबुदाया, फिर देख लूँगा इस सोहल के बच्चे को। आखिर मैं इकलौता आदमी हूँ जिसे उसकी मौजूदा सूरत की वाकिफियत है। सोहल की बाबत उस नई जानकारी से थर्राया हुआ इंस्पेक्टर काशीनाथ जब अपनी मौजूदा हालत से उभरा तो उसने महसूस किया कि वो महत्वपूर्ण खबर उसे ऊपर तक पहुंचानी चाहिए थी। इतने बड़े अपराधी को पकड़ने का श्रेय शायद बम्बई पुलिस को, शायद खुद उसे मिलने वाला हो। अपनी कल्पना एसीपी की वर्दी में करता हुआ इंस्पेक्टर पुलिस कमिश्नर की ऑफिस की तरफ बढ़ा। आधी रात तक विमल को सीव्यू होटल के ड्राइववे में लगे बेशुमार झंडों में सफ़ेद झंडा दिखाई न दिया। यानी कि सुलेमान का सीधे सीधे उसे 47,500 रुपये सौंप देने का कोई इरादा नहीं था। अगली सुबह विमल फोर्ट एरिया में स्थित उस इमारत में मौजूद था जिसमें कि वो अदालत थी जिसमें शिवाजी राव के मुकदमे का फैसला सुनाया जाने वाला था। विमल एक ढीला ढाला कुर्ता पैजामा पहने था और सिर पर गांधी टोपी लगाए था। कुर्ते पजामे के नीचे वो ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहने था और कुर्ता पैजामा उसने वास्तव में उस वर्दी को छुपाने के लिए ही पहना था। बम्बई एक फिल्मों का शहर था और इस बात का तजुर्बा वो पहले ही कर चुका था कि वहाँ किसी भी तरह की पोशाक या मेकअप मुहैया कर लेना निहायत मामूली काम था। अलबत्ता मोटरसाइकिल का इंतज़ाम करने में उसे थोड़ी दिक्कत ज़रूर हुई थी और वो भी इसलिए हुई थी क्योंकि वो बम्बई ट्रैफिक पुलिस द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली मोटरसाइकिल जैसी सफ़ेद रॉयल इनफील्ड चाहता था। अपनी आंखों में उस वक्त उसने बिना रंग के कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हुए थे। नीलम उसके साथ मौजूद थी। विमल जानता था कि वो चिंतित थी, लेकिन वो अपने चिंता के भाव अपने चेहरे पर प्रकट नहीं होने दे रही थी। वो विमल को हतोत्साहित जो नहीं करना चाहती थी। शिवाजी राव अदालत में अपराधी के कटघरे में मौजूद था। उसके समीप उसका वकील खड़ा था। उसके चेहरे पर एक विजेता की सी मुस्कुराहट थी। वो और शिवाजी राव दोनों एक दूसरे को देखकर यूं मुस्कुरा रहे थे जैसे बारात में आए हुए हो। लगता था उन्हें पहले से ही मालूम था कि अदालत का फैसला उनके हक में होने वाला था। उनकी जानकारी गलत नहीं थी। अदालत ने अपना फैसला सुनाया। शिवाजी राव को मजिस्ट्रेट ने संदेह लाभ दिया। लैक ऑफ एविडेंस के बिना पर उसे बरी कर दिया गया। 6 आदमियों को सरेआम गोली से उड़ा देने वाला दुर्दांत हत्यारा अदालत से बरी हो गया। इसलिए बरी हो गया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूतों का अभाव था। इसलिए बरी हो गया क्योंकि जेल में बंद होने के बावजूद वो इतनी सामर्थ्य रखता था कि अपने खिलाफ अदालत में बयान देने का इरादा तक करने वाले को वो जहन्नुम रसीद कर सकता था। अब शिवाजी राव आज़ाद था। एक ऐसा शख्स आज़ाद था जिसके बारे में बम्बई का बच्चा बच्चा जानता था कि उसने शांताराम और उसके परिवार को मौत के घाट उतारा था। खुद मजिस्ट्रेट उस हकीकत से नावाकिफ नहीं था, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। उसने अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर अपराधी के अपराध का फैसला करना था और सबूत अपराधी को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। देखा, विमल वितृष्णापूर्ण स्वर में बोला, इस आदमी के माथे पर लिखा है कि ये अपराधी है, लेकिन कानून को ये दिखाई थोड़ी ही दे रहा है। कानून तो अंधा होता है। ऐसी चीज़ें कहाँ दिखाई देती हैं उसे। लगता है हमारे सारे कायदे कानून नेक शहरियों की नहीं, गुंडे बदमाशों की हिफाजत के लिए बने हैं। इसमें दोष, नीलम बोली, उन कथित नेक शहरियों का भी तो है जो अदालत में किसी गुंडे बदमाश के खिलाफ गवाही देने का वक्त आने पर पीछे हट जाते हैं, होंठ सी लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। विमल ने सहमति में सिर हिलाया। कानून कहता है कि 100 मुजरिम भले ही सजा पाए बिना छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह व्यक्ति सजा न पाने पाए। इसलिए शिवाजी राव जैसे लोग संदेह लाभ पाकर छूट जाते हैं। विमल ने प्रशंसात्मक भाव से नीलम की तरफ देखा। क्या देख रहे हो? नीलम सकपकाई। नीलम, विमल बोला, तू तो बहुत सियानी है। वो शर्माई। विश्वास नहीं होता कि तू सिर्फ मिडिल पास है।
मजाक मत करो। अच्छा, शिवाजीराव लोगों से घिरा हुआ था। वो हंस हंसकर लोगों की बधाइयाँ कबूल कर रहा था। उसको बधाइयाँ देने वाले व्यक्तियों में एक व्यक्ति शांतिलाल भी था। लोग शिवाजीराव को सिर्फ बधाइयाँ ही दे रहे थे। शांतिलाल बकायदा उसकी पीठ ठोक रहा था। शांतिलाल से विमल का एक बार टाकरा हो चुका था। वो जानता था कि ये भी डोगरा की तरह इसके बराबर के रुतबे का कंपनी का ओहदेदार था। शांतिलाल की यूं वहाँ मौजूदगी ने विमल को मुकम्मल विश्वास दिला दिया कि शिवाजीराव कंपनी का आदमी था। तो दोस्तों, ये था विमल का इंसाफ नॉवल का पार्ट 2। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।